हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 जून को हमारा पेपर होने वाला है। 23 जून को हमारा एमपीपीएससी का मेंस फ्री होगा। ठीक है, जिसमें जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो भील जनजाति और घुमंतु जनजाति के ऊपर से मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये जो नेक्स्ट लेक्चर है ये गौंड जनजाति से संबंधित है, तो चलिए शुरू करते हैं। है ना, गौंड जनजाति यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो मध्य प्रदेश की दूसरी अगर है तो पहली कौन सी है? पहली है हमारी भील। है ना, भील जनजाति है हमारी पहली। और इसकी जनसंख्या अगर आप देखोगे तो कितनी थी? 46 लाख थी। 46। और गोंडों की कितनी आती है? गोंडों की आती है, गोंड जनजाति की आती है 43 लाख के आसपास। मतलब 43 लाख से ज़्यादा ही है। अब एग्जैक्ट है तो मेरे को याद नहीं रहता, तो मैं इसी मोटा मोटा लेके चलता हूँ। ठीक है, फिर ये प्रजाति अगर आप देखोगे तो प्रोटो ऑस्ट्रियोलाइट प्रजाति की में अपना वो मानती है। ठीक है, उपनाम अगर इसको देखोगे तो कोई तोर है, कोई तोर कोई तो होगा। है ना, तो ये वाला जो फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी एमपीपीएससी में, भले एमपीपीएससी में नहीं आया भाई तो दूसरे किसी पेपर में तो मिलेगा ही ना देखने को, तो कोई तो और को याद रखिएगा। ठीक है, सबसे प्रमुख उपजातियां कौन कौन सी हैं इसकी? सबसे प्रमुख है अगरिया, प्रधान, ओझा, कोयला भुतुस, हुतिस और तोल्हास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो अंगरिया जो जनजाति है ये लोहा, जो आपका आयरन वर्क होता है ना, उससे संबंधित होती है। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल अगर जैसे आप देखोगे ना कभी तो अंगरिया जनजाति पे ही पूछा जाता है कि अंगरिया अगरिया जाति का जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, या फिर ये पूछेंगे कि ये किस जनजाति से संबंधित है, ये किसकी उपजाति है। ठीक है, मेनली आपको अगरिया जाति पे से ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकता है कि उपजाति है? जैसा कि आपको पता ही है कि चार ऑप्शन होते हैं हमारे पास। ए होता है, बी होता है, सी होता है और डी होता है। अब इसमें ये हो सकता है कि ये 5 जो इन्होंने दिए हुए हैं ना, उसमें से वो पूछ ले कि निम्नलिखित में कौन-सी उपजाति है या निम्नलिखित में से कौन-सी नहीं है, तो 3 दे देंगे और फिर एक कोई दूसरी डाल देंगे। तो इसलिए आप ये पाँचों की पाँचों जो है वो ध्यान रखना कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है ना? फिर निवास स्थान के आधार पे भी है ना, गौंड जनजाति को 3 भागों में बाँटा गया है। राजगोंड होता है, धुरगोंड होते हैं और बुरिया होती है। मुरिया मुरिया, है ना? राजगोंड, धुरगोंड और मुरिया। इनके जो गोंड समुदाय है या फिर गोंड जो जनजाति है उसमें जो गोत्र होता है ना, गोत्र को कुर कहते हैं, कुर। है ना? ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये मैंने मतलब मैं अभी जब पढ़ रहा था ना तो ये क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला था कि किस जनजाति में, वह कौन-सी जनजाति है जिसमें गोत्र को कुर कहा जाता है, तो गोंड जनजाति है, ठीक है? सामाजिक संगठन की अगर बात करें, सामाजिक मेनली अगर आप देखोगे ना तो आगे अभी और है ना, जैसे पीवीटीजी ग्रुप है ना? पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप में टोटल 75 हमारी जो है ट्राइब्स आपको देखने को मिलेगी, स्पेशल वाली। इन 75 में से 3 मध्य प्रदेश की हैं, पता ही है आप लोगों को, एक है बैगा, एक है सहारिया और एक है भारिया। ठीक है? तो इनके इस पे भी आप जब सामाजिक संगठन के बारे में अगर बात करोगे ना, तो मेनली आपको वही ये जो पंचायत में जो 5-6 लोग रहते हैं ना, उन्हीं के बारे में आता है। सामाजिक संगठन के बारे में जब भी बात होती है, तो यहाँ पे भी वही हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, मांझी या देशमुख, ये कौन होते हैं? पंचायत के मुखिया होते हैं, जिसे भोई भी कहते हैं। ठीक है, अब भोई से अगर आप देखोगे ना तो हमारे सिलेबस में एक के बारे में दिया हुआ है। इसका नाम क्या है? बादल भोई। है ना, बादल भोई बहुत प्रमुख व्यक्ति थे, गोंड जनजाति से संबंधित था, संबंधित थे और छिंदवाड़ा जिले से ये संबंध रखते थे। और छिंदवाड़ा जिले में ही बादल भोई संग्रहालय करके एक बनाया गया है, और छिंदवाड़ा में ही स्थित है। और छिंदवाड़ा में भी अगर आप देखोगे ना तो मतलब शायद से, ठीक है, शायद से तामिया विकास खंड में ही से ही संबंधित है ये। और तामिया विकास खंड में ही अगर आप देखोगे तो आपको कौन सी जनजाति मिलेगी? एक आर्य जनजाति देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मांझी या मांझी, फिर वो दशरथ मांझी भी आपको पता ही होगा, है ना? और देशमुख, ये पंचायत के क्या होते हैं? मुखिया होते हैं, जिसे भोई कहते हैं। मुकद्दम, गांव का मुखिया, जिसे गोटिया भी कहा जाता है, गोटिया। है ना, जब सिंघम वन आई थी ना, अजय देवगन की सिंघम, तो उस सिंघम में जो हीरोइन थी आपकी, वो थी काजल अग्रवाल। उसमें उनके पिता का जो रोल किया था, उसका जो निक नेम रखा था वो गोटिया था। है ना,
तो मुकद्दम होता है कौन? गाँव का मुखिया होता है जिसे गोटिया कहा जाता है और ये मुकद्दम जो है ना आपको मुगल काल में भी देखने को मिलेंगे। प्राचीन जो मध्यकालीन भारत होता है ना उसमें भी मुकद्दम आपको देखने को मिलते हैं। कोटवार मुकद्दम की सहायता के लिए एक होता है। असिस्टेंट हो गया कोटवार, है ना? एके असिस्टेंट कोटवार इसका मुकद्दम का। फिर है देवान, तो मुखिया को गुप्त सूचना देता था। गुप्तचर है कौन? देवान। लिखाई, लिखाई तो समझ में ही आ रहा है आपको, पंचायत में वृद्ध सदस्य होते हैं। लिखाई बरुआ या गुनिया, तांत्रिक क्रिया करने वाला जो होता है उसको बरुआ या फिर गुनिया कहते हैं। ठीक है। फिर है विवाह एवं विवाह प्रथाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे अगर आप देखोगे ना, अभी हमने भील के बारे में भी देखा, भील जनजाति के बारे में देखा। ठीक है। फिर अभी हम गोंड को देख रहे हैं, गोंड जनजाति। फिर आगे हम बैगा जनजाति के बारे में भी देखेंगे। ठीक है। तो इन सब में अगर आप देखोगे ना तो कईयों बार है ना सेम सेम आपको वो देखने को मिल जाएगी, विवाह पद्धतियाँ, है ना? तो ये कौन सी है? पहली सेवा, सेवा विवाह। अब नाम से ही समझ में आ रहा है सेवा विवाह। तो इसमें सेवा कौन करता है? इसमें सेवा की जाती है जो पुरुष होता है, जो मेल होता है वो सेवा करता है किसके? फीमेल के परिवार वालों की। ठीक है ना? बॉन्ड भाषा में इसे लमझना भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। लमझना। वधु मूल्य को दूत बंद कहते हैं। जो वर वधु मूल्य नहीं चुका पाता है वह भावी ससुर के यहाँ सेवा करता है, इसी कारण से इसका नाम सेवा विवाह है। और वर को लामानाई कहते हैं। ठीक है। अब गौंड भाषा जैसे ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? समझना। ठीक है। और जो वर होता है, जो पुरुष होता है, जो घर जमाई बनता है, उसको क्या कहते हैं? लामानाई। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या है? दूध लौटावा। तो दूध लौटावे में क्या होता है कि भाई का लड़का, मतलब भाई बहन के आपस के लड़के बच्चे ही शादी कर लेते हैं। भाई का लड़का हो तो बहन की लड़की हो, या फिर भाई की लड़की हो बहन का लड़का हो। ये जब आपस में ही शादी कर लेते हैं तो इसको दूध लौटावा कहते हैं। हमरे है ना? फिर पॉलीथर विवाह। पोलीथर, यह विवाह प्रथा गोंड में अपहरण विवाह प्रथा के रूप में पाई जाती है। कोई लड़की आपको पसंद आ गई, आपने उठाया और भग गए साथ में। फिर बाद में मतलब थोड़े बहुत मूल्य वगैरह चुका करके या फिर सहमति के बाद इसको मान्यता प्रदान की जाती है। पायसोतूर विवाह भी कहते हैं इसको। ठीक है। इसको पॉलीथर विवाह को पायसोतूर विवाह भी कहते हैं। तो पॉलीथर तो मेनली आप इसलिए ध्यान रखना क्योंकि ये अपहरण विवाह है। ठीक है। अपहरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। चढ़ विवाह, चढ़ाई कर रहे हैं। कौन कर रहा है? बारात लेके जा रहे हैं। सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। हम लोग मतलब सामान्यतः हमारे समाज में भी अगर आप देखोगे तो, हमारे समाज का मतलब जो जनजाति से अलग है ना, जैसे ब्राह्मण समाज हो गया, क्षत्रिय समाज हो गया, वो वाला। तो मेनली ये लोग क्या बारात लेके ही जाते हैं। तो सर्वाधिक प्रचलित विवाह प्रकार है, वर पक्ष बारात लेकर कन्या पक्ष के पास जाता है। ठीक है। हट विवाह। हट विवाह में क्या होता है? लड़का लड़की राजी बाजी से विवाह करते हैं, है ना, मनाते हैं एक दूसरे को, फिर शादी कर लेते हैं। लड़की भाग कर लड़के के घर आ जाती है, इसे भगेली विवाह भी कहते हैं। ठीक है। अगर लड़की भाग करके घर लड़की के घर आ गई तो इसे हम भगेली विवाह भी कहेंगे। बलात विवाह, लड़का जबरन लड़की को अपने घर में ले आता है, या फिर क्या करता है, जो हाट बाजार इनके लगते हैं उसमें हल्दी उसके मुंह पे या कहीं पे भी हल्दी डाल देता है। तो इसे हम बलात विवाह कहते हैं। पठौनी विवाह, लड़की बारात लेकर लड़के के घर आती है। वर्तमान में ये प्रचलित नहीं है। अब हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है भाई, इसको कैसे मान्यता दे सकता है? तो प्रचलित नहीं है अभी। फिर प्रीति विवाह, इसमें लड़के के पिता को वधु मूल्य अनिवार्य रूप से दिया जाता है। लड़के के पिता को वधु मूल्य दिया जाता है। ठीक है। तो मेनली क्या है? ये आठवां प्रकार हो गया। अब आपको क्या याद रखना है इसमें? मतलब ये बस याद रखिएगा, क्योंकि क्या है कि कभी भी है ना पेपर में बस यही आता है कि ये विवाह कौन से जनजाति से संबंधित है, या टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं, है ना? तो ये सेवा विवाह हो गया, दूध लौटावा हो गया, पॉलीथर विवाह हो गया, चढ़ विवाह हो गया, हट विवाह हो गया, पलात विवाह हो गया। पठौनी विवाह जरूर याद रखिएगा, याद आए ना आए पेपर में जरूर आप लिख के आना। जन्म तथा मृत्यु संबंधित संस्कार, गौंड जनजाति में हमें जन्म तथा मृत्यु संबंधित कौन कौन से संस्कार या प्रथाएं देखने को मिलती हैं? पहला होता है खहुल पाठा। खहुल पाठा क्या है? एक प्रकार का मृत्यु ज्ञान है। जब किसी की मृत्यु होती होगी तब ये गाना गाते होंगे। ठीक है। दशमानी, अब दशमानी क्या है? यहाँ पे 10 से आप इसको याद करिएगा। मृत्यु के 10वें दिन किया जाने वाला क्रियाकर्म है। ठीक है। दशमानी। पाटो प्रथा। पाटो प्रथा क्या है? दशमानी में विधवा स्त्री को पंचों के सामने चूड़ियां पहनाना। ठीक है। दशमानी में यानी कि 10वें दिन में।
क्रियाक्रम किया जाता है। फिर मोरदान, मोरदान में क्या है, दसमानी में मिला मृत्युदान, ठीक है, मोर का दान हो गया एक तरीके से, और ये विधवा स्त्री को दिया जाता है। नवाखानी, नवाखानी क्या है, गोंडों के की पितरों को की पूजा का त्योहार होता है, कौन सा, नवाखानी। पितृ पूजा, जो हम पितरों को पूजते हैं ना, उन पितरों को पूजने को क्या बोलता है इन्होंने, नवाखानी। ये नवाखानी कुछ याद होना हो, ये नवाखानी इस वाले पोर्शन में, ये नवाखानी जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ये नवाखानी इंपॉर्टेंट है ना। फिर प्रचलित कला, कौन कौन सी कला है जो गौंड जनजाति में हमें प्रचलित देखने को मिलती है। पहला है डिगना प्रथा। तो ये जो डिगना प्रथा है, ये गौंड जनजाति का है, ठीक है, और ये मेनली आपका क्या होता है कि डिगना होता है ना, मतलब जैसे घर की जो दीवारें होती हैं उसमें जो छाप बना देते हैं उसको डिगना कहते हैं, या फिर चार दीवारी पे नहीं तो फिर ये फ्लोर हो गया, इस फ्लोर पे जो आकृति की जाती है उसको कहते हैं। अब डिगना प्रथा के लिए दुर्गाबाई व्यास को है ना पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। भज्जू सिंह श्याम और आनंद सिंह श्याम, दोनों श्याम श्याम है, भज्जू सिंह और आनंद सिंह, डिगना प्रथा से संबंधित है, ठीक है। फिर नोहडोरा कला, है ना, नोहडोरा कला भी भित्ति चित्र से ही संबंधित है, जैसे दीवार रहती है उसमें गोबर वगैरह लगा करके फिर उस पर आकृतियां बनाई जाती है, ठीक है। और 2023 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ भी चुका है कि नोहडोरा कला किस जनजाति से संबंधित है, तो नोहडोरा गौंड जनजाति से संबंधित है ना। नेक्स्ट पोर्शन जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है नृत्य। नृत्य में जनरली वो ये लोग ये पूछते हैं कि कौन सा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, ठीक है। तो अब वो क्या है कि अंदर अपन को थोड़ी डिटेलिंग अगर पढ़ता हो ना तो याद करने में हमें आसानी होती है, इसलिए मैंने अंदर थोड़ा बहुत जितना मिल सका उतना लिखा है। पहला होता है कर्मा नृत्य, ठीक है, कर्म करते आओ, गोंडों का ये प्रमुख नृत्य है। अच्छा, ये प्रमुख नृत्य है तो इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज ये भी है कि जैसे आपको ये यहाँ पे मिला है ना, ये आपको मेरे ख्याल से बैगा जनजाति में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। कर्मा नृत्य जो है वो बैगा जनजातियों का भी है। अब है क्या है कि अब जैसे ये गोंड है ना, तो गोंड बहुत बड़ी जनजाति है। अब जैसे बैगा है, तो बैगा क्या है, अपने को बड़ा भाई मानती है किसको, गोंड को। तो काफी बार क्या होता है कि गोंडों के अंदर जो विशेषताएं देखने को मिलती है ना, वो बैगा के अंदर भी देखने को मिलती है। अब जैसे नौट डोरा जो कला है वो शायद से बैगा जनजातियों के इसमें भी फेमस है ना, मगर जनरली बुकों में आपको केवल गोंड जनजाति का ही मिलेगा, तो उसी को याद रखना। तो गोंडों का ये प्रमुख नृत्य है, स्त्री प्रधान नृत्य है जिसका वाद्य यंत्र मांदर है। अब ये मांदर जो वाद्य यंत्र है इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये पीईबी के क्वेश्चन में आ चुका है, ये पीईबी का कोई सा एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि कर्मा नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है। ढोला तबला ऐसे करके दे दिए थे, एक तो मांदर होता है। गिनीज बुक में भी इसको शामिल किया गया है कर्मा नृत्य को, ठीक है। फिर है सैला नृत्य। ये मुख्यतः पुरुष प्रधान नृत्य है। अब जब यहाँ पे महिला प्रधान हो रहा है तो पुरुष कैसे पीछे रह सकता है भैया, तो पुरुष क्या है, सैर करता रहता है। तो सैला नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। शैलों पर किए जाने के कारण यह नाम पड़ा गया है, अर्थात पहाड़, मतलब पहाड़ों पे यह नृत्य करते हैं ये वाला, ठीक है। फिर आता है सुआ नृत्य। सुआ नृत्य में क्या होता है, धान की फसल पक कर तैयार होने पर यह किया जाता है, और फिर जब पक के तैयार होती है जो नई वाली धान निकल के आती है ना, उसी से चावल वगैरह बना करके देवी जी की पूजा की जाती है। अन्य नृत्य जो गौंड जनजाति में फेमस है, भड़ौनी, विराह, कहरवा और रजमनी। इसमें से विराह नृत्य जो विरह का वर्णन करता है, और भड़ौनी विवाह और भड़ौनी नृत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखिएगा। कौन कौन सा है इसमें, क्या भड़ौनी नृत्य में क्या होता है, विवाह नृत्य महिला मंडप के नीचे बारातियों को मीठे गीतों के रूप में गालियां देती हैं। ये मतलब अगर आप भी, आप ग्रामीण अंचल में आज भी चले जाओगे ना, तो ये वाली चीज हमें अभी भी देखने को मिलती है कि भले मतलब गौंड जनजाति नहीं, सामान्यता में देखने को मिलती है कि गाली बकते, मतलब गाना गाते हुए गाली बकी जाती है। तो भड़ौनी नृत्य हो गया, विराह नृत्य हो गया, ठीक है। गीत या कथाएं कौन कौन से इसमें प्रचलित है गौंड जनजाति में, एक होता है पंडवानी। पांडवों में भीम को अधिक महत्व देते हैं, तो उनके, अब भीम के लिए जो नृत्य और गीत वगैरह गाए जाते हैं उसे पंडवानी कहते हैं। अब भीम को ये लोग अधिक वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि ये बहुत हट्टे कट्टे हष्ट पुष्ट और शक्तिशाली इनकी नजरों में थे, कौन, भीम। तो पांडवों में भीम को अधिक महत्व रहता है और इसी भीम के सम्मान में ये पंडवानी गीत गाते हैं। झूम झूमर प्रेम गीत है, झूमर झूमर वाला आपने सुना होगा, पद्मावती वाला, तो उसको आप लिंक कर सकते हैं। फिर ये कर्मा नृत्य, अब देखो कर्मा गीत भी आ गया है और कर्मा यहाँ पे नृत्य भी आपको देखने को मिलेगा, कहाँ चला गया, ये रहा, है ना।
तो कर्मा नृत्य भी देखने को मिलेगा और कर्मा गीत भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? कर्मा गीत क्या है? कर्मा नृत्य के दौरान गाया जाता है। यह गीत 4 प्रकार का होता है और अब इसमें 4 प्रकार थे, अलग से मैंने लिखे नहीं। ददरिया गीत, ये ददरिया इम्पोर्टेंट है। कर्मा नृत्य का तो कर्मा नृत्य फेमस है, गीत नहीं। तो यहाँ पे ददरिया गीत फेमस है। बारात के लोगों द्वारा रास्ते में गाया जाता है, बखान करते हैं अतिशयोक्तिपूर्ण। कुछ नहीं है, दूल्हा और दूल्हे के घर वाले इन लोगों के बारे में तारीफे के पुल बांधे जाते हैं। फिर नह नह डोरा, ठीक है? वो जो कला थी वो कौन सी थी? वो नौ डोरा थी, है ना? ये जो कला थी नौ डोरा थी। अब जो गीत आ गया वो नौ डोरा गीत हो गया। तो दोनों आप एक दूसरे को आप जो है मतलब एक ही शब्द से दोनों चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि पूछते वो यही है कि कौन सी जनजाति से संबंधित है। वो ऐसा नहीं पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है। पता चले उसमें ददरिया, नहडोरा, नहोडोरा ऐसे करके लिख दिया। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। जनरली क्वेश्चन यही आते हैं कि किस जनजाति से संबंधित है। तो नौडोरा गीत में क्या है? वर बारात को जाते समय जब तैयार हो रहा होता है ना, तब ये वाला गीत गाया जाता है। ठीक है? अब मेन पर्व और उत्सव गोंड जनजाति में कौन-कौन से देखने को मिलते हैं? एक होता है मड़ई। ये मड़ई बहुत इंपॉर्टेंट है गोंडों के लिए। जैसे भीलों के लिए भगोरिया हाट है ना, वैसे इनके लिए ये मड़ई है। गोंडों का महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें ग्रामीण जन्य फसल आने की प्रसन्नता, सुखद जीवन का संदेश या किसी विशेष उपलब्धि की सूचना देते हैं। ठीक है? मड़ई में ग्राम्य देवता की आराधना की जाती है इसमें। ठीक है? ग्राम्य देवता की। फिर नारूकाज, ये भी एक इम्पोर्टेंट पर्व है। यह पर्व नारायण देव, ठीक है, इसको याद रखिएगा, नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। यह पर्व सूअर के विवाह का प्रतीक है और सूअर की बलि दी जाती है। अब ये वो वाले सूअर नहीं है जो आप सोचो कि हमें यहाँ गली कूचे में देखने को मिल जाते हैं, जो ये वो वाले सूअर नहीं है। आप जंगल में जाओगे ना तो बोर कहते हैं इनको। और आपने वो भगवान विष्णु का एक अवतार देखा होगा जिसमें वो पृथ्वी को ऊपर लेकर आते हैं ना, वो भी सूअर ही थे। ठीक है? तो यहाँ पे वो वाले सूअर जंगलों में जो मिलता है ना सूअर, ये वो वाला सूअर है। ये वो गंदगी खाने वाला सूअर नहीं है ये, है ना? फिर नवाखानी, नवाखानी आपने मेरे ख्याल से ऊपर भी आया था नवाखानी, है ना? ये रहा नवाखानी। तो नवाखानी भी एक उत्सव है जो कि कब होता है? धान की फसल में बाली आना शुरू होती है तब मनाया जाता है। ठीक है? ऊपर अगर हम देखें नवाखानी में क्या था? नवाखानी उत्सव की अगर हम बात करेंगे ना, तो गोंडों के पितृ की पूजा का त्योहार होता है नवाखानी, है ना? जन्म मृत्यु से संबंधित में अगर आप देखोगे तो। और वैसे अगर आप देखोगे तो त्योहार में क्या है कि नया फसल, धान की फसल आती तब मनाया जाता है। इसमें इस दिन नए चावल बनाकर कुल देवी की पूजा अर्चना की जाती है। हर साल गणेश चतुर्थी के पश्चात मनाते हैं। कब? क्या मनाते हैं? नवाखानी। फिर है हमारा बिद्री। बिद्री शब्द का शुद्ध रूप बदरी या बादल होता है। अब देखिए बादल है तो वही धरती और पानी बरसात वगैरह इनकी पूजा करेंगे। तो बादल, धरती एवं अन्य की पूजा की जाती है। सूर्योदय से पहले एक लोटा जल लेकर ठाकुर देव के स्थान पर जाया जाता है। अब ठाकुर देव यहाँ पे कृष्णा से मतलब नहीं है, मतलब इनके खुद के ठाकुर देव होते होंगे कोई। और सफेद मुर्गी की बलि दी जाती है इसमें। ठीक है? सफेद मुर्गी की बलि इसमें दी जा रही है, किसमें? बिद्री में। फिर नवाखानी में तो किसी की भी नहीं है। लारू काज में सुअर की बलि दी जाती है। ठीक है? फिर आता है मेघनाथ पर्व। फाल्गुन माह के पहले पक्ष में मनाया जाता है। ठीक है? इसमें फाल्गुन माह याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्व फाल्गुन माह में मनाया जाता है ना? जैसे भगोरिया की अगर मैं बात करूं तो भगोरिया होली के टाइम पे मनाया जाता है। ठीक है? तो मेघनाथ पर्व कब मनाया जाता है? फाल्गुन माह में। मेघनाथ गोंडों के सर्वोच्च देवता हैं। इनके अन्य नाम खंडेरिया, खंडेरा या खट्टा का अन्य नाम है। प्रमुख देवी देवताओं के बारे में अगर आप देखोगे तो क्या आता है? पहले आते हैं दूल्हा देव। गोंडे के सबसे प्रमुख देव हैं ये, है ना? दूल्हा देव। बड़ा देव के सबसे बड़े एवं व्यापक हैं। सर्वशक्तिमान माना जाता है किसको? बड़ा देव को। और भगवान शंकर का रूप स्वीकारा गया है किसमें? बड़ा देव में। ठाकुर देव गोंडों के ग्राम देवता हैं ये, और ग्राम के बाहर वृक्ष के नीचे बैठते हैं। ठीक है? फिर नारायण देव, ये वही हैं जिनकी पूजा के लिए हम सूअर की बलि चढ़ाते हैं। स्थान घर की दहलीज पर होता है। घर में आने वाली बाधाओं को रोकते हैं कौन? नारायण, नारायण। फिर खैरमाई देवी राम की रक्षा करती हैं। स्थान महुआ वृक्ष के नीचे होता है इनका, खैरमाई देवी का। ठीक है? तो मेनली आपको कितने 5 याद रखने हैं। कौन कौन से? दूल्हा देव, बड़ा देव, ठाकुर देव, नारायण देव और खैरमाई देवी। खैरमाई देवी कौन से वृक्ष के नीचे है? महुआ वृक्ष के नीचे है।
प्रमुख व्यवसाय के तौर पे अगर आप देखोगे तो ये कृषि ही करते हैं और इनके प्रतीक क्या हैं? हल। इनके द्वारा की जाने वाली कृषि को बारी भी कहा जाता है, ठीक है? और भीलों में अगर आप देखोगे, भीलों में तो इनकी जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको क्या कहते थे? चमाता। स्थानांतरित कृषि या ऐसी सामान्य कृषि को ही समझो, अभी इतना ही है, तो चमाता कहते थे, ठीक है? और फिर इसमें क्या बोला है कि कृषि को क्या कहते हैं? बारी। फिर गोंड अपने खेत में 2 फसलें उगाते हैं, एक होता है सियारी और एक होता है उनहारी। मतलब ये इतना वो खास नहीं है, बस ऐसे ही ध्यान रखिएगा। गोंड शब्द जो है वो तेलुगु शब्द से आया है जिसका अर्थ क्या होता है? पर्वत, ठीक है? ये बहुत ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कौन से शब्द से आया है गोंड, है ना? ये कभी भी आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा। फिर धंधा क्या है? पहेली को कहते हैं ये लोग। पहेली जो हम जैसी जो नॉर्मली बोलते हैं ना, उसमें क्या बोलते हैं ये? तो क्या बोलते हैं ये? पहेली, ठीक है? पहेली को क्या कहते हैं? ये धंधा, है ना? अब ये धंधा से आप है ना उसको मतलब कुछ भी अंडे-शंडे मत लिंक कर लेना, बाकी तो सही है ना? हाँ, पहेली को कहते हैं। और फिर वेरियर एल्विन था जिसने 1947 में एक किताब लिखी थी, दी मोरिया एंड देयर घोटुल्स, है ना? बुक प्रकाशित की थी इन्होंने, दी मोरिया एंड देयर घोटुल्स, ठीक है? कब प्रकाशित करी थी? 1947 में। किसने करी थी? बेरियर एल्विन ने, ठीक है? तो इस वाले मतलब गोंड जनजाति के लिए अभी इतना ही है। और ये जो मतलब इसके अंदर जो मटेरियल दिया गया है ना, इस मटेरियल पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, है ना? क्योंकि इस पे से ही क्वेश्चन आपको कभी ना कभी पेपर में देखने को मिल जाएगा। और अभी जो हमारा 23 जून को पेपर होना है, उस पेपर में भी इसी में से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जनजातियों के ऊपर से, ठीक है? तो हाँ, इसमें एक चीज़ और आप ये देख लेना कि जैसे ये 43 लाख मैंने बताई है, अब जैसे आपको पता ही है कि भील की कितनी है, ये लिखा हुआ है 46, ठीक है? आप भूल गए होंगे तो रिवीजन बता दूँ, और अगर परसेंटेज में देखोगे तो 37.70% है ये। कुल जनजाति जो हमारे यहाँ है उसमें से ये 37.70% है। इसी तरह आप इनका भी देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे को जहाँ मिला था वहाँ पे 33.10 ऐसा कुछ आया था, मगर ये मेरे को गलत लग रहा था इसलिए मैंने इसमें जोड़ा नहीं है। तो ये वाली चीज़ आप ज़रूर अपने स्तर पे देखिएगा, है ना? तो गौंड जनजाति के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।